नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। और आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीजीटी बायोलॉजी का, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में और एज वेल एज अदर एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। लेकिन इससे पहले हम आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि अगर आप भी हमारे साथ मिलकर डेली और सीक्वेंशियल और अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एट वन को। और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ मिलकर डेली पीडीएफ और स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर जुड़ें हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप यूपी टेट, सी टेट, DSSB, NVS, KVS और यहाँ तक कि आर्मी स्कूल या फिर सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टारगेट एट वन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि क्लास 10th के सिलेबस में हमें पढ़ना क्या है, यानी किस बेसिस पे हम तैयारी करें और क्या जो चीज़ें हैं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं टीजीटी की प्रिपरेशन करने के लिए। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि टीजीटी के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें अगर आप एनालिसिस करते हैं उस क्वेश्चन पेपर का तो आप एक चीज़ पाएंगे कि 10th क्लास का, वैसे तो कहा जाता है कि 10th तक की चीज़ें आती हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें पेपर को एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा कि 10th क्लास तक की जो चीज़ें हैं वो केवल और केवल आपको 50% नज़र आएंगी, जबकि जो 12th क्लास का आपका सिलेबस है वहाँ से आपको 40% या 45% एरिया देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि आपके जो क्वेश्चन है वो बीएससी लेवल के भी आते हैं, पर एक अच्छी बात ये है कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके 10th या 12th के बेसिस पे आते हैं। तो बीएससी का कितना परसेंट आता है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ग्रेजुएशन है या फिर बीएससी का जितना भी पोर्शन है वहाँ से या तो 5% आता है या 10% क्वेश्चन आते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं, ठीक है। और जनरली इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आपने इतने पहले छोड़ चुका होता है, ठीक है, बीएससी का। और बीएससी की बुक्स कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी प्रिपरेशन क्लास 10th से स्टार्ट करेंगे और क्लास 10th में जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसे भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उन पॉइंट और क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है या फिर जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला टॉपिक, न्यूट्रिशन के बारे में ऑलरेडी हम एक वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं और आज है हमारी सेकेंड वीडियो न्यूट्रिशन की ही। चलिए देखते हैं हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या क्या देखा था। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स, और साथ ही साथ हमने जाना था मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, जहाँ पे हमने ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक के बारे में जाना था। और साथ ही साथ हमने टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में जाना था और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कशन करी थी। और लास्टली हमने जाना था कि न्यूट्रिशन जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहला है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और दूसरा है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो जहाँ से हमने स्टॉप करी थी, ख़त्म करी थी, जो था फोटोसिंथेसिस का टॉपिक और डेफिनेशन, इक्वेशन और कितने टाइप्स में चलती है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन, उसके बारे में बात करी थी। और हमने ये भी डिस्कशन किया था कि सनलाइट जो होती है, सनलाइट जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं फोटोसिंथेसिस को ले जाने के लिए, जैसे कि सनलाइट हुआ, ठीक है, तो कितने वेवलेंथ से कितने वेवलेंथ तक की जो लाइट है, यानी कि 390 से लेकर के 780 जो वेवलेंथ है लाइट, उतनी इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। और हमने ये भी बात करी थी कि जो विजिबल वाइट लाइट होती है वो कंसिस्ट करती है 7 डिफरेंट कलर्स की लाइट से, जिनका वेवलेंथ अलग अलग होता है। और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो होती है, सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी जो होती है वो रेड कलर की होती है। दैट मीन्स कि रेड कलर की लाइट में फोटोसिंथेसिस का रेट सबसे ज़्यादा फास्टर होता है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके रेलवे के एग्जामिनेशंस में आते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से भी यानी कि कितने से कितने जो वेवलेंथ है या नैनोमीटर है, यहाँ से लाइट आपकी जो होती है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, तो वो है 390 से लेके 780 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी हम क्लोरोफिल या फिर उन सब पिगमेंट्स के बारे में बात कर चुके हैं जिनके प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है। अच्छा, आपके मन में कभी क्वेश्चन आता होगा, कई बार ऐसा हुआ है कि अगर हम जानते हैं कि क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में जो होती है लाइट वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तब क्या होगा अगर प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल हो ही ना। यानी कई सारे आपने ऐसे प्लांट्स देखे हैं जिनके अंदर ग्रीन कलर पाया ही नहीं जाता। कई सारे ऐसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जैसे कि रेड कलर या फिर बीटा कैरोटीन जिनके अंदर पाया जाता है। क्या उन सब के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो वो प्लांट्स बढ़ते कैसे हैं? तो गाइज उसका आंसर ये है कि कई सारे अदर पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि बीटा कैरोटीन होता है, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स और फाइकोबैलेंस जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किए थे। ठीक है, ये सारे केमिकल्स या ये सारे पिगमेंट्स ऐसे हैं जो क्लोरोफिल के एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसको लेकर के आगे जाते हैं, यानी इन्हीं के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ ये है कि अब हम बात करते हैं रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए किन सारे ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम उन कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से इम्पॉर्टेंट है और जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन वहाँ से। तो चलिए, सबसे पहला जो रॉ मटेरियल है, सबसे पहला कंपोनेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी कि CO2। तो CO2 जो है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स लेते हैं एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे व्हीकल्स से निकलता है या फिर वोल्केनिक इरप्शंस से निकलता है या फिर किसी भी फ्यूल के कंबशन से निकलता है, तो ऐसे एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को जो प्लांट्स हैं उसे अब्जॉर्ब करते हैं और इन्हीं के प्रेजेंस में अपना फोटोसिंथेसिस कैरी ऑन करते हैं। ठीक, दूसरी चीज़ कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स की बॉडी में जाता कैसे है। तो प्लांट्स की बॉडी के अंदर एक ओपनिंग होती है जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। यही स्टोमेटा जो होता है प्लांट्स की जो लीव्स हैं उनकी सरफेस पे पाया जाता है। ठीक है, किसी किसी प्लांट्स में दोनों तरफ पाया जाता है, किसी किसी प्लांट्स में एक तरफ पाया जाता है। जैसे कि अगर आप जो डाइकॉट प्लांट्स देखेंगे तो उनमें लोअर और अपर दोनों सरफेस में ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा पाए जाते हैं, लेकिन जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें सिर्फ अपर सरफेस पे पाई जाती हैं स्टोमेटा ज़्यादा नंबर में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट चीज़ें हैं जो आपको एग्जामिनेशंस में नंबर गेन करवा सकती हैं, तो इन्हें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ कि ये जो स्टोमेटा है गाइस वो मूव कैसे करता है, यानी जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का उसमें जो स्टोमेटा है उसका रोल क्या है और कैसे ये खुलता है और बंद करता है। तो स्टोमेटा जो होता है उसकी ओपनिंग तब होती है जब सेल्स जो है स्वेल कर जाती है, यानी कि मोटी हो जाती हैं। तो जो गार्ड सेल्स होती है जिनके बारे में हमने अभी बात करी कि ये जो गार्ड सेल्स होती हैं जो किडनी शेप्ड होती हैं, ठीक है, इन्हीं के प्रेजेंस में या इन्हीं के मूवमेंट से या इन्हीं के टर्जिड और फ्लासिड होने से, यानी कि स्वेल करने से या सिकुड़ने से स्टोमेटा की जो ओपनिंग है और जो क्लोज्ड पोर्शन है वो आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो ये गार्ड सेल्स जब स्वेल कर जाती हैं यानी कि मोटी हो जाती हैं तो जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, और जब ये गार्ड सेल्स पिचक जाती हैं यानी कि सिकुड़ जाती हैं और सिकुड़ने की कंडीशन में स्टोमेटा ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से होता है ओपनिंग और क्लोज्ड प्रोसेस स्टोमेटा का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है वाटर। तो वाटर भी एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, प्लांट्स में जो वाटर है वो कहाँ से अब्जॉर्व होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और रेलवेज में क्वेश्चन आ भी चुका है कि किस प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स जो पानी है उसको अब्जॉर्व करते हैं। तो जो जगह है यानी कि रूट से वहाँ से अब्जॉर्व करते हैं, जो प्रोसेस होता है वो होता है ऑस्मोसिस। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स में बाय स्पेशल ऑर्गन और स्पेशल टिश्यू जिसे हम जाइलम कहते हैं। कई लोग के मन में ये क्वेश्चन आता है कि जाइलम और फ्लोएम का एग्जैक्टली फंक्शन क्या है। तो जाइलम सब लोग कह देते हैं कि पानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए यानी कि रूट से लेकर टिप तक जो है पहुँचाने का काम जाइलम करता है, लेकिन फ्लोएम का काम क्या है? खाना पहुँचाना, यानी कि मिनरल्स पहुँचाना प्लांट्स के लोअर से अपर पोर्शन तक। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट कि प्लांट यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है या अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है जो यूज होता है फोटोसिंथेसिस में, जब इक्वल हो जाता है रिलीज्ड के, तो उसे एक टर्म दिया जाता है कंपेंसेशन पॉइंट।
बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरी उम्मीद है आपकी टीजीटी के एग्जाम में आने के लिए, ठीक है। तो जो कंपनसेशन पॉइंट होता है ये तब माना जाता है गाइस जब CO2 ऑब्जर्व्ड जो ऑब्जर्व्ड CO2 है वो इक्वल हो जाता है रिलीज्ड CO2 के, ठीक है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड कंपनसेशन पॉइंट। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की। तो साइट जो होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाई जाती है। प्रोकैरियोट्स में जो होता है ये लैमिनर क्रोमेटोफोर्स के अंदर पाई जाती है, जबकि यूकैरियोट्स में जो फोटोसिंथेसिस होती है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हम तब डिस्कस करेंगे जब हम सेल बायोलॉजी के सेक्शन पे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फंजाई जो होते हैं इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाई जाती, और क्लोरोफिल नहीं पाई जाती इसलिए इनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है वो नहीं पाई जाती, ठीक है। क्योंकि ये सारी गली चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, इसलिए ना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस है वो वहाँ पे नहीं होता। बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बच्चे यहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब जो फंजाई है वो भी तो कई सारे प्लांट्स की तरह होते हैं, जैसे मशरूम है, ठीक है। तो इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होगा, ये भी तो प्लांट्स की तरह होते हैं। तो गैस यहाँ पे जब फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट इन सब के अंदर नहीं पाए जाते, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, जो हायर प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट जैसे कि बड़े बड़े पेड़ पौधे, उनके अंदर जो मेन साइट होती है फोटोसिंथेसिस की वो होती है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को हम ग्रीन प्लास्टिड भी कहते हैं। और जो प्लास्टिड है यानी कि जो प्लास्टिड्स हैं, कई टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं हम इस चीज़ को आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा रिकैप करेंगे जिसके द्वारा आप अपनी 10th या 12th के कॉन्सेप्ट को 10th क्लास के कॉन्सेप्ट को ईजिली समझ सके, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, बेस से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा लाइट वे में चलना होगा, बेस तैयार करना होगा, क्योंकि आपका पेपर का जो प्रिपरेशन है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़े जो टॉपिक्स हैं उन्हें क्लियर करते जाना है, ताकि अगर आप कोई चीज़ ऐसी है जो आपने नहीं पढ़ा तो वो भी चीज़ आपके यहाँ पे कवर हो जाए, ठीक है। चलिए, तो क्लोरोप्लास्ट की हम बात कर रहे थे। तो प्लास्टिड्स जो है वो हैकल के द्वारा, अर्नेस्ट हैकल के द्वारा डिस्कवर किए गए थे, यानी कि इन्होंने खोजा था पहले बार प्लास्टिड्स को और टर्म दिया था प्लास्टिड, ठीक है। अच्छा, प्लास्टिड्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3 टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं। पहला है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको मीन्स होता है वाइट या जिनके अंदर कलर नहीं होता, ठीक है। जो कलरलेस होते हैं उन्हें ल्यूको कहा जाता है या वाइट कहा जाता है, ठीक। प्लास्ट मीन्स होता है प्लास्टिड्स। तो ऐसे प्लास्टिड जिनके अंदर कलर नहीं पाया जाता उन्हें हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ठीक। ये सब वाइट इन कलर होते हैं और ये कहाँ मिलते हैं, अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि जैसी जड़ें होती हैं, ठीक है, वहाँ पे प्लास्टिड्स होते हैं, लेकिन कैसे कलर के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, ठीक है। लैक ऑफ कलर पिगमेंट, यानी कि अंदर कोई कलर पिगमेंट नहीं होता। और ये किसमें मदद करते हैं, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ प्रोटीन और ऑयल और स्टार्च, यानी कि जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, स्टोर करना प्रोटीन को और ऑयल को और स्टार्च को। बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से 100% उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए, ठीक है। तो इसे आपको नोट डाउन करना है। तो प्लास्टिड जो वाइट प्लास्टिड है यानी कि ल्यूकोप्लास्ट है, इनका फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज का फंक्शन होता है। और क्या स्टोर करते हैं, प्रोटीन, ऑयल और स्टार्च, ठीक है। ऑयल को, प्रोटीन को देखा जाए तो एलियोप्लास्ट जो होते हैं वो स्टोर करते हैं, और ऑयल को करते हैं एलियोप्लास्ट, और स्टार्च को स्टोर करते हैं एमाइलोप्लास्ट, ठीक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का नॉलेज है जो आप हमने आपसे शेयर करा है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है और ये कहाँ पाया जाता है, जो प्लांट्स के अपर पोर्शन है, ठीक है। प्लांट्स के अपर पोर्शन है वहाँ पे पाया जाता है, जैसे कि टिप होता है, जो ज़मीन से ऊपर एरिया होता है वहाँ पे पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक। क्लोरोप्लास्ट किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो शिम्पर के द्वारा डिस्कवर किया गया था क्लोरोप्लास्ट, ठीक। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं डिफरेंट होते हैं अलग अलग स्पीशीज़ के प्लांट्स के अंदर, ठीक। जो लोअर प्लांट्स होते हैं जैसे कि एल्गी, इनके अंदर 1 या 2 नंबर में पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट, जबकि जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें 40 से 100 पर पैलिसेड सेल में पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक।
पैलिसेड सेल क्या होते हैं, जब हम लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा भी धैर्य खोना नहीं है, हमारे साथ बने रहिए। हम बेसिक सी चीज़ें आप सबको बताते चलेंगे, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा इजीली कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक। क्लोरोप्लास्ट का जो होता है वेरिएबल शेप होता है, जैसे कि कभी कभी कप शेप में पाए जाते हैं, कई कई बार रिबन शेप में पाए जाते हैं। जैसे कि एल्गी है, एल्गी में डिस्कॉइड शेप्ड पाया जाता है, यानी कि डिस्क शेप्ड, यानी कि इस टाइप का होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक, ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस टाइप से पूछा भी जा सकता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन एल्गीज, तो आपको वहाँ पे जो डिस्कॉइड स्ट्रक्चर है उस पर टिक करना है। ठीक, यहाँ पे एक छोटी सी इमेज है, ठीक है, काफ़ी धुंधली है लेकिन आप इजीली समझ सकते हैं। ये जो शेप है एक लीफ का शेप है, ठीक है। ये जो आप लंबी सेल्स देख, ये जो सेल्स देख रहे हैं, एक सेकेंड, ये जो लंबी लंबी सेलुलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, सॉरी, ये जो लंबे लंबे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इन्हें कहा जाता है पैलिसेड सेल्स, और इन्हीं के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं ये जाइलम और फ्लोएम है, और कम्प्लीटली आप कहें तो वैस्कुलर बंडल है, और ये स्टोमेटल ओपनिंग है, जहाँ से ये है स्टोमेटल ओपनिंग, जहाँ से स्टोमेटा के अंदर से गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक, और ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, ये होता है लैमिना। ठीक, ये जो एक थाली जैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे थाइलाकॉइड कहा जाता है, और ये अगर कई सारे नंबर में, यानी कि इस टाइप के अगर एक टाइप का आप ग्रुप देख रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। ठीक, सॉरी, ग्रेनम और स्ट्रोमा क्या कहते हैं, इनके बीच का जो इंटर कनेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। ठीक, इनके अंदर आरएनए भी पाया जाता है। ठीक, इनके अंदर स्टार्च भी स्टोर होता है, आप ये देख रहे हैं ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है इसे स्टार्च कहा जाता है। ठीक, तो ये हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, आपको परेशान नहीं होना है, जब क्योंकि हम यहाँ पे बस रिवाइज कर रहे हैं, तो जब हम सेलुलर ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे तो हम वहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर दो टाइप के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, दो टाइप्स के पार्ट्स पाए जाते हैं। पहला है ग्रेना और दूसरा होता है स्ट्रोमा। ठीक, ग्रेना क्या होता है, जो हमने अभी बात करी कि जो स्टैक ऑफ ग्रेनम लैमेला होते हैं, यानी कि कुछ इस टाइप का जो आपने देखा था। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं ग्रेना, ये जो इतने ढेर सारे दिखाई दे रहे हैं एक साथ में इन्हें हम ग्रेना कहते हैं। स्ट्रोमा क्या होता है, इट इज़ नॉन पिगमेंटेड प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स इन विच ग्रेना रिमेन्स एम्बेडेड, यानी ये जो क्लोरोप्लास्ट की पूरी बॉडी होती है इनके अंदर जो ऐसे कनेक्शन होते हैं, तो लैमिना होता है इसके अंदर का, जिसके अंदर ग्रेना जो होते हैं स्टोर करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट इज दैट कि ग्रेना जो होता है 40 से 60 होते हैं पर सेल में, यानी कि एक जो क्लोरोप्लास्ट की, यानी जो क्लोरोप्लास्ट की एक सेल है उसके अंदर 40 से 60 पर सेल पाए जाते हैं ग्रेना। ठीक है, और जो नंबर ऑफ थायलाइड्स होते हैं ग्रेना के अंदर वो होते हैं 50 या इससे भी ज़्यादा। ठीक, और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, यानी जो एक थाइली या डिस्क शेप का ये जो स्ट्रक्चर होता है इनकी मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है क्या, क्लोरोफिल। ठीक, जो कि एनर्जी ट्रैप करते हैं स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के रूप में, जिन्हें हम फोटोन्स कहते हैं। ठीक, और ये जो इंटरकनेक्टेड चैनल्स होते हैं जिन्हें हम स्ट्रोमा कहा जाता है। ठीक है, और जिन्हें फ्रेट्स चैनल भी कहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे आपको 100% ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेयर इज फ्रेट्स चैनल लोकेटेड, तो आपको बताना है क्लोरोप्लास्ट। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करती कि कितना आपका टाइम स्पेंड हो रहा है। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट रिएक्शन की। जो लाइट रिएक्शन होती है उसे हम फोटोकेमिकल प्रोसेस भी कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, और जो लाइट रिएक्शन है वो रॉबर्ट हिल के द्वारा डिस्कवर की गई थी, और इसलिए इसे नाम दिया गया हिल्स रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपसे पूछा जा सकता है कि हिल्स रिएक्शन कहाँ पर होती है, तो लाइट रिएक्शन जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होती है वहीं पर हिल्स रिएक्शन देखी जाती है। अच्छा, साइट कहाँ है, कहाँ पर लाइट रिएक्शन होती है, तो वो होती है ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जिसके बारे में हमने भी बात करी। रॉ मटेरियल क्या होता है, तो रॉ मटेरियल होता है लाइट और वाटर, और रेगुलेशंस यानी प्रोसेस किसके द्वारा चलता है, तो वह है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के द्वारा। ठीक है, ये 3 स्टेप्स में होता है। पहला जो स्टेप होता है लाइट रिएक्शन का वो होता है
फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि इस प्रोसेस में क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल लाइट को ऑब्जर्व करता है, सोखता है, और स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के रूप में यानी कि फोटॉन्स के रूप में इसको कन्वर्ट कर देता है और एक्साइट हो जाता है हायर एनर्जी लेवल तक। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि CHL यानी कि जो क्लोरोफिल है, ठीक है, फर्स्ट इमेज में CHL यानी कि क्लोरोफिल है, जब ये एनर्जी गेन करता है तो इसके बाद एक्साइट हो करके एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और एक हायर लेवल में पहुंच जाता है। सेकेंड जो स्टेप होता है वो होता है फोटोलिसिस, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स का टूटना और ऑक्सीजन का रिलीज होना। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है गाइज, आपको पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन की जो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है उसमें जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आता है, तो वो आता है वाटर मॉलिक्यूल से। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो जो सेकंड स्टेप है लाइट रिएक्शन का, इसमें फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होता है, जो कि जिसके प्रेजेंस में होता है वो होता है Mn+2 आयन और क्लोरीन माइनस आयन। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एज प्रोडक्ट एंड H+ आयंस आर यूज फॉर रिडक्शन ऑफ NADP। आपको पता होना चाहिए कि लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH बनता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है जो थर्ड प्रोसेस है उसे कहा जाता है फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये भी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। पहला क्या था लाइट रिएक्शन का, उसमें हमने बात करी थी प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, सॉरी, पहला जो प्रोसेस था उसके बारे में हमने बात करी थी कि जो क्लोरोफिल है वो एनर्जी गेन करके, सनलाइट गेन करके हाई लेवल एक्साइट स्टेज में पहुंच जाता है। फोटोलिसिस जो सेकेंड स्टेप है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल टूटकर ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। थर्ड रिएक्शन होता है फोटोफॉस्फोरिलेशन। इस प्रोसेस में ATP बनता है। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, क्वांटाजोम्स के अंदर। ठीक है, ये भी आपको याद ध्यान में रखना है कि पहला सेकंड फर्स्ट जो रिएक्शन थी, ठीक है, वो कहाँ पे हो रही थी, ग्रेना के अंदर, लेकिन फोटोफॉस्फोरिलेशन कहाँ पे होती है, क्वांटाजोम्स के अंदर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फोटोफॉस्फोरिलेशन किस पार्ट में होती है, तो क्वांटाजोम्स के अंदर पाई जाती है। ठीक है, जिसमें Mg यानी कि मैग्नीशियम की +2 आयन जो होती है, इनऑर्गेनिक फोस्फेट जो रिक्वायर्ड होता है उसको कन्वर्ट करता है ADP से ATP में। ठीक है, और ADP कुछ एनर्जी गेन करके फिर ATP में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ADP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और ATP जब बनता है तो एक फोस्फेट ग्रुप और आके जुड़ जाता है, जिसे ये क्या हो जाता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, चलिए बात करते हैं डार्क रिएक्शन की। तो डार्क रिएक्शन को हम थर्मोकेमिकल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और इसे भी आपको ध्यान में रखना है इक्वली। ठीक, तो ये जो डार्क रिएक्शन है गाइस, डार्क रिएक्शन डिस्कवर की गई थी मेल्विन केल्विन के द्वारा, मेल्विन केल्विन और बेंसन के द्वारा, और इसी कारण इसे केल्विन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, डार्क रिएक्शन होती कहाँ पे है, तो ये होती है स्ट्रोमा के अंदर। जो स्ट्रोमा होता है, लैमिना होता है, ठीक है, जिसके अंदर ग्रेना सिचुएटेड होता है, वहीं पे होता है डार्क रिएक्शन। अच्छा, रॉ मटेरियल क्या होता है यहाँ पे, कच्चा माल क्या होता है, तो वो होता है CO2, NADPH2, ATP और एंजाइम्स। ठीक, किसके द्वारा होता है, तो वो होता है लाइट रिएक्शन के द्वारा कंट्रोल होता है और एंजाइम्स के द्वारा। ठीक, ये 3 बेसिक स्टेप्स में पाया जाता है, यानी कि जो डार्क रिएक्शन है वो 3 बेसिक स्टेप्स में होती है। पहला है कार्बोक्सिलेशन, यानी कि इस प्रोसेस में CO2 कैप्चर किया जाता है, और जो RUBP एंजाइम है, यानी कि RUBP एंजाइम है जिसे जो C3 प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है PET में विद द हेल्प ऑफ कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, और जो RUBP है जिसको रोबिस्को, और PET जिसे कि पेप्को एंजाइम कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट जो स्टेप है उसे कहा जाता है सिंथेसिस स्टेप। ठीक है, सिंथेसिस स्टेप में जो फेज कैप होती है, यानी कि जो CO2 एसिमिलेशन होती है, CO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। ठीक, यहाँ पे अपने फर्स्ट प्रोसेस में देखा कार्बोक्सिलेशन में कि CO2 गेन करी जाती है, मतलब जो फोटो सिस्टम 1 होता है, जो एनर्जी पैकेट्स होते हैं वो CO2 को ऑब्जर्व करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ फोस्फेट, और जो एंजाइम यूज होता है वहाँ पे होता है आइसोमरेज एंजाइम और RUBP। ठीक,
तो आपको ध्यान में रखना है कि आरयूबीपी जो यहाँ पे डिमिनिश यानी कि खत्म हो चुका होता है, सेकेंड स्टेप सिंथेसिस फेज में दोबारा जन्म ले लेता है, यानी दोबारा जनरेट हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है, और इसलिए इस प्रोसेस को सिंथेसिस प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि जो आरयूबीपी फर्स्ट स्टेप में चला जा चुका है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है सेकेंड स्टेप में। थर्ड जो स्टेप है वो है रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी। ठीक है, तो कैसे होता है चलिए देखते हैं। थर्ड स्टेप में जो रॉ मटेरियल होता है वो है CO2 NADPH2 और जो थर्ड स्टेप है वो है रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी, जो कि सेकेंड स्टेप जो था सिंथेसिस उसके बाद आगे बढ़ता है। ठीक, तो ये थी पूरी रिएक्शन। ये आगे चल के जब हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को और ज़्यादा देखेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। तो पहला है लाइट। जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं, और जो मेराइन एल्गी होती है ये भी फोटोसिंथेसिस को करती है। जो प्रोसेस है वो आराम से उनका भी होता है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ मून लाइट। जो नॉर्मल प्लांट्स है जैसे कि पेड़ पौधे, हरे आम के पेड़, छोटे मनी प्लांट्स, तो ये सब के अंदर जो प्रोसेस होता है ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, लेकिन एल्गी के अंदर जो फोटोसिंथेसिस पाई जाती है वो मून लाइट के अंदर देखी जाती है। ठीक, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उनको आर्टिफिशियल लाइट्स में भी कर सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ठीक, अच्छा, जो हाईएस्ट रेट होता है फोटोसिंथेसिस का वो होता है रेड लाइट में, और सबसे कम फोटोसिंथेसिस होती है ग्रीन लाइट में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी कैन कॉज रिडक्शन इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज दैट कॉजेस डिक्रीज इन रेस्पिरेशन रेट एंड डीनेचुरेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। यानी कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट, जैसे कि कभी कभी दोपहर में आप देखते हैं कि धूप बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ की अति हमेशा नुकसानदायक होती है। तो वैसे ही जो लाइट रिएक्शन है, जो लाइट इंटेंसिटी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये ट्रांसपिरेशन का जो रेट जो है उसको कम कर देती है। ठीक, और ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाता है और क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल जो है वो ख़राब हो जाता है, यानी कि डीनेचर्ड हो जाता है। ठीक, तो ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी में भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इजीली नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसपे फोटोसिंथेसिस बहुत ही अच्छे तरीके से होता है वो होता है 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि इस टेम्परेचर पे एंजाइम बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेटेड स्टेज में रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है ऐसा टेम्परेचर जिसपे फोटोसिंथेसिस होती है, रेयर से लेकर के मतलब कम से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर रेंज। तो कम से कम टेम्परेचर होता है 10 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होता है 40 डिग्री सेल्सियस, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। ठीक, लेकिन एल्गी जो होता है वो ऐसे एल्गीज होते हैं जो कि 60 से 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इजीली कैरी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो फैक्टर है फोटोसिंथेसिस कंट्रोल करने का, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो लिमिटिंग फैक्टर होता है, यानी कि 0.03 से लेकर 1.1% जो होता है वो प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन के रूप में, जो कि प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए। यानी कि 0.03 से लेकर 0.1% के बीच में जो कार्बन डाइऑक्साइड सोखी जाती है प्लांट्स के द्वारा, तो इस रेट पे बहुत ही अच्छी फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, और जैसे ही कंसंट्रेशन 0.9 के ऊपर होती है, यानी कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 0.9% से ज़्यादा होती है, वैसे ही जो रेट है वो कम होने लगता है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, तो आप ये मान सकते हैं कि 0.1% से लेके 0.9% के बीच में जो होता है पॉइंट, वो होता है सैचुरेशन पॉइंट, यानी कि यहाँ पे जो रेट होता है फोटोसिंथेसिस का धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, चलिए अगले फैक्टर की बात करते हैं। तो अगला जो फैक्टर है वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एक कॉम्पिटिटर के रूप में काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड के, यानी कि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होगा उतना ही कम होगा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का जितना रेट होगा उतना ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस ऐसे कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं होती जहाँ पे
जो फोटोसिंथेसिस है वो एब्सेंट होती है। यानी कि जो क्लोरोफिल है अगर वो एब्सेंट है या कोई भी पिगमेंट एब्सेंट है तो वहाँ पे कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ठीक। नेक्स्ट इज दैट कि अगर वैरीगेटेड लीव्स होती हैं, तो ये जो टर्म है वैरीगेटेड लीव्स, इनका मतलब क्या होता है? तो आपने कई बार ऐसे देखे होंगे ऑर्नामेंटल प्लांट जिनके ऊपर डॉट्स या डॉट्स की या कलरफुल शेप्स के डॉट्स की इमेजेस होती हैं। आपने देखे होंगे कुछ इस टाइप्स के प्लांट्स। ठीक है। तो इनको आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे लीव्स के ऊपर चूने का थोड़ा सा निशान है। ठीक है। तो इन्हें वैरीगेटेड लीव्स कहा जाता है। तो इनके अंदर भी थोड़े से अमाउंट में क्लोरोफिल पाया जाता है और जिसकी वजह से क्लोरोफिल या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आराम से होता है इन सभी के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट जो है सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी क्या इंपॉर्टेंस होता है फोटोसिंथेसिस का। तो पहला है कि ह्यूमन बींग्स के लिए जो ऑक्सीजन होता है उसको प्रोडक्शन का काम करता है। सेकेंड, एटमॉस्फेरिक जो CO2 का कंसंट्रेशन है उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है कि एयर को प्योर करता है। ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस। अब ये है हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन और ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। तो यहाँ थी आपके लिए फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंट वीडियो एंड आई होप आप सभी को यूज़फुल लगी होगी, और लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होगी। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।